तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं और डिटेल्ड रिवीजन होगा। अब तक तो हम लोगों ने रिवीजन ऐसे किया था कि आप लोगों को जो भी डाउट थे मैंने वो डाउट क्लियर किए थे। अब मैं आपको एक बार वापस से पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो थॉलो करवाऊंगा, वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के अगर डाउट्स हैं तो आप लोग वो भी जो है पूछ सकते हैं, पर एक बार पहले मैं आपको चैप्टर जो है वो एक बार थॉलो करवाए तो रिवाइज कराए। तो बच्चों जो अपना रिवाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 तो सिलेबस से हट गया है, हमें चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत करनी है जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि मैटर क्या होता है। मैटर हो सकता है जब मैं बोर्ड पर जाऊं या कुछ लिखूं तो शायद वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो जाए, ये थोड़ा ऑटो फोकस की प्रॉब्लम रहती है ना। तो परेशान मत होइएगा क्योंकि आपका रिवीजन एक बार हो चुका है, हम वापस कर रहे हैं। तो मैटर क्या है? मैटर कोई भी सब्सटेंस है जो कि स्पेस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो और उसका कोई ना कोई मास हो, और इसके अलावा हम उसे अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारे, जैसे कि आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास कैरी करता हो, स्पेस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, और उसे हम लोग अपने किसी भी एक सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकें। मतलब या तो उसे देख सके, या फिर उसे हम लोग सुन सके, उसे स्मेल कर सके, उसे टच कर सके, या फिर उसका टेस्ट ले सके। तो इनमें से कोई भी एक सेंस ऑर्गन से हम लोग उसे सेंस कर सकें, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? मैटर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एयर एक मैटर है? बताओ जरा कमेंट करके। जो डेफिनेशन मैंने मैटर की बताई उस अकॉर्डिंग क्या एयर एक मैटर है? सभी बच्चे कमेंट करें। सभी बच्चे कमेंट करें, आपको क्या लगता है एयर मैटर है या नहीं, जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग। बेटा आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप क्लास में हो तो सही, पर आपने मोबाइल कहीं पटक दिया है, बस क्लास चल रही है आपके अटेंडेंस के लिए, बस आप लोग आ गए हो। कमेंट करोगे तो ही पता चलेगा ना कि एक्टिवली आप लोग क्लास ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो अब तक मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चों के कमेंट आए हैं, इसीलिए सबको कमेंट करना जरूरी है, सही हो या गलत हो पर कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो हाँ एयर जो है वो मेटल है। एयर पार्टिकल से बनी है, और पार्टिकल से बनी है तो कोई ना कोई मास होगा, ये स्पेस वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगी। और एयर में अगर कोई स्मेल हो तो उसे आप सूंघ सकते हो, या फिर एयर के थ्रू ही साउंड हम तक पहुंचता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है साउंड चैप्टर के अंदर। या एयर जो है गर्म है या ठंडी है, इसको आप अपनी स्किन से महसूस कर सकते हो। तो इस हिसाब से एयर जो है वो क्या हुआ? एक मैटर हुआ। अब बच्चों हम लोग मैटर के टाइप्स पढ़ते हैं। तो मैटर कितने टाइप के पार्टिकल से बना है, इसकी बेसिस पर मैटर को हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। अगर मैटर के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज क्वालिटीज कैरी करते हैं, तो फिर आप उस मैटर को कह देंगे प्योर मैटर। और अगर पार्टिकल्स एक से ज्यादा टाइप के हैं तब आप उसे क्या कह देंगे? इम्प्योर मैटर। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा शुद्ध घी।
अब शुद्ध घी का मतलब आपके लिए ये है कि एक ऐसा आपका सब्सटेंस जिसमें घी के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस मौजूद ना हो। आप बोलते हो प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ H2O, सिर्फ इसका बना हो, इसके अलावा उसमें कोई भी चीज ना हो। मान लो मैंने लेमन जूस बनाया, लेमन जूस आप लोग समझते हो, पानी, उसमें आप लोग जो है नींबू पानी जो है, नींबू का जो रस निकलता है वो डाल देते हो, फिर उसमें शुगर, फिर उसके अंदर आप चीनी, सॉल्ट, लेमनेड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो शिकंजी तैयार कर रहे हैं। तो ये जो लेमनेड है, शिकंजी है, ये प्योर है या इम्प्योर है? लेमनेड, शिकंजी जो हमने बनाई, ये प्योर है या फिर इम्प्योर है? कमेंट करो। सबको करना है बेटा कमेंट, वरना फिर मुझे तो ये लगेगा कि तुम लोगों के क्लास चालू छोड़ के कहीं पे घूम रहे हो। हाँ जी, इम्प्योर है ना। पर अगर सिर्फ पानी होता तो प्योर था, सिर्फ सॉल्ट कोई चीज होती तो प्योर है ना। तो मैटर आपके दो टाइप के होते हैं, प्योर और दूसरे होते हैं आपके इम्प्योर। प्योर मैटर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? प्योर मैटर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एटम। एटम समझिए, एटम क्या है? एटम किसी भी सब्सटेंस की वो सबसे छोटी यूनिट है जिसे आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। कि जैसे कि आपके पास, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो एक ब्रिक, एक ईंट है। आपको क्या करना है, उस ईंट को तोड़ते जाना है, छोटे से छोटे सब्सटेंस। आप तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, और लास्ट में जाकर के एक ऐसा पार्टिकल आपको मिलेगा जिसे आप आगे तोड़ ही नहीं पाओगे। तो वो जो सब्सटेंस आपको मिला है ना, जो कि आगे डिविजिबल नहीं है, उसी सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन एटम, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? O या O2? अगर मैं कहूं ऑक्सीजन एटम, तो उसका फॉर्मूला O होगा या फॉर्मूला O2 होगा? कमेंट करो। मनीष ने कमेंट किया है O2। ऑक्सीजन एटम का फॉर्मूला O2 होता है। विशाखा ने कमेंट किया है O। और बाकी लोग? बेटा O2 गलत जवाब है। ऑक्सीजन एटम, भाई तुम O2 को आगे नहीं छोड़ सकते क्या? O2 को भी तो तुम आगे तोड़ोगे किसके अंदर? O के अंदर टूट जाएगा ना। तो भाई जो आगे टूट सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो एटम थोड़ी ना है। एटम तो वो है जिसको आगे आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन एटम का सिंबल क्या होगा? सिर्फ O, ना कि O2। ठीक है। तो सबसे पहला प्योर सब्सटेंस हमारे पास में जो आता है वो क्या है? एटम। दूसरा सब्सटेंस प्योर मैटर में हम लोग जो पढ़ते हैं वो है एलिमेंट। हाँ जी, एलिमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। मेरे पास में Fe, आयरन का सिंबल होता है बच्चों, Fe एटम का। एक Fe, 2, 3, 50, ऐसे मेरे पास में लाखों, बहुत सारे Fe एटम्स, बहुत सारे Fe। तो ये जो ग्रुप बनेगा एक जैसे एटम्स का, सिर्फ एक जैसे, अलग अलग एटम्स नहीं होने चाहिए, एक जैसे एटम्स का जो ग्रुप बनेगा, इसी को कहा जाएगा एलिमेंट। तो सोचो, मेरे हाथ में एक आयरन रॉड है, एक लोहे की रॉड है।
मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ ये आयरन रॉड एटम है या एलिमेंट, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? एक आयरन रॉड, लोहे की रॉड, मेरे हाथ में एक लोहे की रॉड है, वो एक एटम है या एलिमेंट है? दिव्या ने कमेंट किया है एटम, कृष्णा व मनीष ने कमेंट किया है एलिमेंट, विशाखा ने एलिमेंट। तो देखो दिव्या, अगर तुम कहते हो कि एक आयरन की रॉड एटम है, तो इसका मतलब है कि अब तुम उसको आगे और तोड़ नहीं सकते। और एक लंबी सी आयरन की रॉड को आप तोड़ते 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 हुए लास्ट जिस पार्टिकल में पहुंचोगे, उस पार्टिकल को एटम कहोगे। अब एक इतनी लंबी रॉड एक एटम की तो बनी नहीं होगी, बहुत सारे आयरन के एटम से बनी होगी। तो ये जो आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो भले आयरन रॉड हो, कॉपर वायर हो, या फिर एल्यूमिनियम की फॉइल, खाने को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज में लेते हैं ना, तो एल्यूमिनियम फॉइल हो, ये सब के सब क्या है? आपके एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अगला जो प्योर मैटर। अच्छा एक और चीज बच्चों, एलिमेंट्स को हम लोग तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटालिक प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स तीन क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। एक है मेटल्स, दूसरे हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे हैं मेटलॉइड्स। जब इस चैप्टर को हमने सिलेबस में किया था, तो क्या हमने ये तीनों किए थे, लिखे थे क्या? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये बताओ पहले तो। जब हमने सिलेबस में इसे किया था चैप्टर को, तो यहां हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में किया था या नहीं किया था? मैंने करवाया था नहीं करवाया था, ये बताओ। अगर नहीं करवाया हो तो मैं अभी लिखवा दूं, और करवाए तो ठीक, लिखे थे ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। देखो मेटल्स क्या है? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है, वो कहलाता है एक मेटल। और नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल वो है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, लूज कर सकता है, वो तो क्या है? मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वो क्या है? आपका नॉन मेटल। और मेटलॉइड वो है जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो दिखाता है, वो कहलाता है मेटलॉइड्स। ये तो बच्चों मैंने डेफिनेशन लिखी है। इसके अलावा मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि सर मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेटल्स जो हैं ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब बताओ, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं मेटल्स आर डक्टाइल, तो इसका मतलब क्या है? भाई मेटल का डक्टाइल होने का मतलब क्या है? बिल्कुल सही कृष्णा।
which can be drawn into wires, जिसे आप पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सको, वो हमारे लिए मेटल है एक तरीके से। जैसे कि आप सुनोगे कॉपर वायर, है ना, आप देखोगे एल्यूमिनियम वायर, आयरन के वायर्स देखोगे, पर कभी भी आप लकड़ी जो होती है कार्बन की बनी होती है, कार्बन के वायर्स नहीं देखोगे, ऑक्सीजन के वायर्स नहीं देखोगे, हाइड्रोजन के वायर्स नहीं देखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपका एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, ये सब तो मेटल्स है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब के सब नॉन मेटल्स है। इसके अलावा मेटल्स आर मेलिएबल, जैसे डक्टाइल का मतलब है जिसको आप क्या कर सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ही कृष्ण ने बताया है मेलिएबल होने का मतलब ये है जिसे आप बीट मतलब पीट पीट करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सको। जैसे कि आप देखोगे टीन की शीट आती है ना, टीन शेड्स आते हैं, पर ऐसे कार्बन की शीट नहीं होती, ऑक्सीजन की शीट नहीं होती, है ना। तो मेटल्स मेलेबल है, और जबकि नॉन मेटल्स जो है वो आपके नॉन मेलेबल्स है। इसके अलावा मेटल्स जो है बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट इन दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। अगला पॉइंट, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल जो है उनकी सरफेस चमकदार होती है, उन पर लाइट आती है, टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है, और वो मेटल जो है चमकने लगता है, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। अगला पॉइंट ये है, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है बच्चों, जब उन्हें बीट किया जाए तो वो रिंगिंग साउंड, जैसे टन 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 ऐसे रिंगिंग साउंड होती है ना, तो ऐसी साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में अगर हम लोग बात करें तो नॉन मेटल्स में ऐसा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई नॉन मेटल्स जो है वो कैसे है, नॉन सोनोरस हो गए नेचर। ठीक है, अब मेटलॉइड्स, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, इसका मतलब मेटलॉइड्स जो है वो लस्ट्रस हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अब आप मुझे इतना कमेंट करके बताओ कि जब मैंने सिलेबस में मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड करवाया था, तो आपको मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन करवाए या नहीं करवाए। जैसे मरकरी जो है मेटल है पर फिर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ऐसे मैंने एक्सेप्शन आपको लिखवाए कि नहीं लिखवाए, करवाए, ठीक है जी। तो ये तो देखो मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का एक्सेप्शन भी हो सकता है, पर जो मैंने डेफिनेशन दी उसका एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सर मर्क्यूरी है, अब सर मेटल्स जो हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, पर सर मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसका मतलब मेटल नहीं है ना। मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग है और मेटल की डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई और बोर्ड पे भी लिखी है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर लिक्विड होने के बावजूद मर्क्यूरी मेटल है, तो इसका मतलब सर मर्क्यूरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तभी वो मेटल है। ठीक है, तो मर्क्यूरी एक्सेप्शन में क्यों है तो मेटल ही, पर एक ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा एक मेटल है लेड। लेड जो है बच्चों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपने लेड पेंसिल का नाम सुना होगा। पेंसिल किस एलिमेंट की बनी होती है, पता है तो एक बार कमेंट करो। पेंसिल जो है वो किस एलिमेंट की बनी है, पेंसिल का जो सेंटर वाला पार्ट जिससे आप लिखते हैं वो किस एलिमेंट का बना है।
कमेंट करो। नहीं पता किसी को? मैं बताता हूँ। पेंसिल बच्चों ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट जो कार्बन का बना है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, पर ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है ग्रेफाइट में से। तो भाई पेंसिल में ग्रेफाइट का काम सिर्फ लिखने के लिए आप यूज में ले रहे हो, ना कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो इस वजह से उस ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी को घटाने के लिए हम लोग उसके अंदर लेड भी डालते हैं। लेड मेटल है पर पुअर कंडक्टर है। ठीक है। मेटल्स का ही एक एक्सेप्शन हमारे पास में हो सकता है, वो है बच्चों गैलियम। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पर गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर आप उसे अपनी पाम, अपनी हथेली पर रख लो, तो आपके हाथ के टेम्परेचर से ही पिघल जाएगा। हथेली पे रखते हो पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो है तो मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, पर एक सॉफ्ट मेटल है। अगला एक्सेप्शन हमारे पास मेटल्स में आता है, वो है सोडियम एंड पोटेशियम। देखो सोडियम और पोटेशियम दो रीजन, दो कारणों की वजह से एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये, सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से, नाइफ से कट किया जा सकता है। हमारी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी है। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि चाकू की तो जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग नाखून से सोडियम को टुकड़ों में बांट करके बच्चों को देते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो इतना सॉफ्ट होता है। पहला तो ये। दूसरा जो एक्सेप्शन ये इसीलिए है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि मेटल जो है वो पानी से भारी होता है, मतलब आप उसको पानी में डालो तो डूब जाता है। लोहे को डालो डूब जाएगा, है ना। पर सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। तो ये पानी में डूबते नहीं है, पानी की सरफेस पर तैरते हैं। आपने हो सकता है ये बात सुनी हो कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं कि इन्हें अगर ओपन में रख दिया जाए तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं, इनमें आग लग जाती है। तो सर आग लग जाती है तो बुझाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पानी का इस्तेमाल करते हैं ना। तो सर सोडियम पोटेशियम को आप पानी में डाल दो, पर प्रॉब्लम ये है कि पानी में तुम डाल तो दोगे, पर वो पानी की सरफेस पर ही तैरेंगे। सरफेस वाला हिस्सा तो एयर के कांटेक्ट में होगा ही होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो सोडियम और पोटेशियम को तुम सोचो कि पानी में रख के स्टोर कर ले ताकि एक्सीडेंटल फायर से बच सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो उसमें भी आग पकड़ लेगा। पर सोडियम पोटेशियम जो है इनकी डेंसिटी बच्चों पानी से तो ज्यादा है, पर इनकी डेंसिटी कैरोसिन जो ऑयल होता है उससे कम है। सॉरी, पानी से कम है और कैरोसिन या ऑयल से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी के ऊपर तो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, पर कैरोसिन के अंदर ये डूब जाते हैं। तो दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, नॉट अंडर वाटर। इसलिए उन्हें पानी में स्टोर ना करके हम लोग कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे मेटल्स के। नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखो, चेक कर लेना मैंने ये वाले लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए, ठीक है। अगर नहीं लिखवाए तो आप लोग लिख लेना। पहला एक्सेप्शन है ब्रोमीन। जनरली नॉन मेटल्स या तो गैसेस होती हैं, या ये नॉन मेटल्स जो है वैक्सी सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं।
पर ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड मेटल अपना मर्क्यूरी था और लिक्विड नॉन मेटल अपना ब्रोमीन है। ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन, आयोडीन। आयोडीन बच्चों है तो नॉन मेटल, पर आयोडीन लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है। जो सॉल्ट, नमक हमारे घरों में आता है ना, NaCl, वो लस्ट्रस चमकदार नहीं होता, उसमें आयोडीन डाला जाता है और आयोडीन की वजह से तो आयोडीन की वजह से वो चमकदार बनता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि आयोडीन सॉल्ट में सिर्फ लस्टर प्रोवाइड करने के लिए डाला जाता है या कोई और कारण भी है कि आयोडीन सॉल्ट में क्यों डालते हैं? कि बस नमक को चमकदार बनाने के लिए या कोई और मोटिव, कोई और रीजन है आयोडीन का सॉल्ट में मिक्सिंग करने के का? कि भैया आपका बस नमक को चमकदार बनाने के लिए आयोडीन डालते हैं, या कोई और कारण भी है जिसकी वजह से आयोडीन जो है सॉल्ट के अंदर डाला जाता है? बताओ जल्दी। हाँ या नहीं किसी का कमेंट? चलो फिर मैं ही बता देता हूं। आपके थ्रोट में, गले में थायराइड ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड सेल्स का ग्रुप होता है जो कि केमिकल फॉर्मेशन करता है, केमिकल्स बनाता है। इन केमिकल्स जो है, इन केमिकल्स का हमारे बॉडी में एक इंपॉर्टेंट, एक अलग काम होता है। ठीक है। तो हमारे थ्रोट में थायराइड ग्लैंड होती है जो कि बच्चों थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपके बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें टूट करके छोटी छोटी चीजों में जो कन्वर्ट हो रही हैं, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। जनरली डाइजेशन में होता है कि आप खाना खाते हैं तो बड़े बड़े जो खाने के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को, हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम इस थायरोक्सिन हार्मोन का होता है, जिसे रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड। इस थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत होती है। तो अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन या तो नहीं कर पाएगी या फिर कम मात्रा में करेगी। और जब थायरोक्सिन कम मात्रा में, कम अमाउंट में रिलीज होगा तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। खाना आपके बॉडी में स्टोर होता चला जाएगा और इस कंडीशन में ओबेसिटी या मोटापा जो है वो बहुत कॉमन है। तो आपने सुना होगा बहुत से लोग होते हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है और जनरली ऐसे लोग थोड़े हेल्दी होते हैं। और थायरोक्सिन की कमी की वजह से
गोइटर डिजीज भी हो सकती है, जिसमें जो थ्रोट जो गला है वो एकदम स्वेल हो जाता है, एकदम फूल जाता है। तो इस सॉरी स्टूडेंट, कोई नेटवर्क इशू आ गया था, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ जी, तो नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन देख रहे थे हम लोग। इसके अलावा एक एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में है बच्चों, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का बना है। आपको पता ही है कि भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और एक एक्सेप्शन है बच्चों इसमें डायमंड, वो भी कार्बन का ही बना है। और डायमंड इस दुनिया के कुछ हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में से एक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डायमंड का बहुत ज्यादा है। तो ये हमने मेटल में, प्योर मेटल में एटम्स और एलिमेंट्स ये हमने देखे। इसके अलावा प्योर मेटल में आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बच्चों क्या है? ये एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो कि अकेला एग्जिस्ट कर सके। जैसे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, ना कि O, क्योंकि O जो है एटम अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन एटम तो सिंबल होगा O, और मैं जब कहता हूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो सिंबल होगा O2। इसी तरीके से नाइट्रोजन एटम है तो मैं कहूंगा N, पर नाइट्रोजन गैस है या मॉलिक्यूल है तो मैं क्या कहूंगा N2। पर जब बच्चों मैं कहूंगा आर्गन एटम तो Ar, और आर्गन गैस तब भी मैं कहूंगा Ar, क्योंकि ये इसी स्टेट में आर्गन जो है वो इस दुनिया में पाई जाती है Ar, ना कि Ar2 के फॉर्म में। तो Ar उसका एटम भी है, Ar जो है वो इसका मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो प्योर मेटल में एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, और लास्ट जो चीज है प्योर मेटल में वो है बच्चों कंपाउंड। लास्ट प्योर मेटल में हम लोग आज के लिए करेंगे वो होगा कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का बना हुआ एक प्योर मेटल है जिसमें सारे एलिमेंट्स का
मासेस का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। समझो, एक कंपाउंड है मेरे पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो निकालूं तो आपको पता ही है कि कार्बन के एटम का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। अब क्योंकि यहाँ दो एटम है तो हो गया 32। तो अगर मैं 12:32 इसको सिंपलीफाई करूं तो ये हो जाएगा 6:16। इसे भी सिंपलीफाई करूं तो ये हो जाएगा 3:8। तो ये CO2 आपने किसी भी तरीके से बनाया हो, पर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा ही फिक्स रहेगा 3:8। इसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये चेंज होता है तो वो कोई डिफरेंट कंपाउंड होगा। तो अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी चीजें बच गई हैं। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ करके आना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सफिशिएंट है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मेरी बात। थैंक यू।